अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, एक वक्त था कि कराची की सड़कों पर अगर किसी को अल्ताफ हुसैन को मुखातिब करना होता तो उनके नाम के साथ भाई लगाना लाजिम था। वक्त ने करवट बदली और ठीक एक साल पहले अल्ताफ हुसैन के जानशीन समझे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल 2.5 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद कराची पहुंच गए। मुस्तफ़ा कमाल का कराची लौटना बड़ी खबर नहीं थी, बड़ी खबर यह थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ साहब का लहका लगाकर वो सब कह दिया जिसका तस्वुर नामुमकिन था। मुस्तफ़ा कमाल ने अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम पर रॉ के एजेंट होने का इल्जाम लगाया। लहजे में इस कदर एतमाद था कि मंजरनामे से ओझल कई साबिक एमक्यूएम रहनुमा भी मुस्तफ़ा कमाल के हम आवाज बन गए। मुस्तफ़ा कमाल आज जिस पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, एक साल पहले इस पार्टी का ऐलान करते हुए उन्हें इस पार्टी का नाम मालूम था और ना ही झंडा। एमक्यूएम की चंद पतंगे कटकर मुस्तफ़ा कमाल के सहन में आ गिरी। एक साल के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में बड़े जलसे किए, मगर साथ ही ये भी कहते रहे कि उनका मकसद कौमी सतह की सियासत करना है, ना कि सिर्फ महाजिर सियासत। मुस्तफ़ा कमाल की एक साल की कारगुजारी पर उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल, एक साल हो गया आज, 3 मार्च 2016 को आप पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए थे, आज एक साल मुकम्मल हो गया। ये बताइएगा इस एक साल में कितनी मनाजिल आपने तय की, कितनी कामयाबियां मिली, कितनी नाकामियां हुई, किस तरह देखते हैं पिछले एक साल को? नाकामी तो मंसूर भाई, आई हैड नथिंग टू लूज, मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे लिए नाकामी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मैं और अनीस कायम खानी भाई जिंदा सलामत कराची उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने सोच रखी थी बातें वो कह देना, बस उस दिन तो मैं कामयाब और अनीस भाई कामयाब हो गए। बकिया उस दिन से लेकर आज तक जो है वो आज के दिन तक एक ना रुकने वाला सिलसिला है। मैं अपने रब का इतना शुक्रगुजार हूं कि उसने क्या प्लान कर रखा था, उसने हमें चूज किया, हमारे दिलों में बात डाली, हमारे दिमागों में बात डाली ये बात, हमसे ये काम करवाया, हमें हिम्मत दी कि हम खड़े हो सकें, लोगों के अंदर हमारी बात उनके दिलों में उतारी, लोग आकर हमसे जुड़ते चले गए और आज ये एक ना रुकने वाला सिलसिला है। पाकिस्तान की बड़ी तरीन पार्टियों में आज पाक सरजमीन पार्टी का जो है शुमार है, एक साल का कलील अरसा है ये सारा कुछ। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी तमाम चीजों को किसी जुमले में या अल्फाज में बांध सकूं। ये मैं नहीं कर रहा, ये कुदरत कर रही है सारा कुछ, हमसे वो काम करवा रही है, हम सच बोल रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी बात, एक आदमी भी हमारी बात सुनेगा, ये सोचकर अब आई नहीं, और अल्लाह ताला ने ये करम कर दिया सारा, और इंशाअल्लाह ताला लोगों के तकदीर, लोगों के हालात बदलेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक साल पहले 3 मार्च को जब आप वतन वापस आए थे, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी चंद झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर मैं अगला सवाल आपसे करता हूं, सुनिएगा। जो बच्चा अपने बाप को 1992 में 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफना रहा था, आज वो 35 साल का, 20-25 सालों में 35 साल का, 30-35 साल का हो गया, आज उसके 5-7 साल के बच्चा उसको दफना रहे हैं। यार क्या हो गया, हमें कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहां ले गया ये आदमी हमें? ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये आपकी एक साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब आप तशरीफ लेकर आए थे। ये जो कुछ आपने बातें की, रॉ के एजेंट की बात की, हम लोग पढ़े लिखे मुहिब्बे वतन महाजिर कौम थे, क्या कर दिया इस शख्स ने, कितनी हालत बदली इस एक साल के अंदर? सबसे पहली बात तो यह कि मंसूर साहब, एक एक लफ्ज जो हमने 3 मार्च 2016 को जो हमने बात कही थी, अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल और उनके लोग आज तक 2017, 3 मार्च 2017 और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं, हम अपनी एक लफ्ज से भी फिरेंगे नहीं। हमने अपने आप को डेविएट नहीं किया। हमने जो 3 मार्च 2016 को जो बात की थी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उन बातों में जेर जबर का भी हमारे स्टांस में फर्क नहीं आया है, जेर जबर का भी फर्क नहीं आया है। नंबर 1, आज इस शहर में एक साल में कुदरत ने, आपने जब सवाल किया है,
1 साल में कुदरत ने यह करवा दिया कि जिस कटी पहाड़ी पे आप सुनते थे कि वहां पर गोलियां चलती हैं, वहां पर जो है वो उर्दू बोलने वाले और पश्तो स्पीकिंग पख्तून जो है वो आपस में लड़ रहे होते थे, मोर्चा बंद फायरिंग हो रही होती थी। आज वहां पर कटी पहाड़ी पे उर्दू बोलने वाला जाता है, उस पर मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं पख्तून भाइयों की तरफ से। आज मेरा पख्तून भाई कटी पहाड़ी का नाज़िमाबाद में, नाज़िमाबाद में, कस्बा अलीगढ़ में जाता है, उसको वहां के उर्दू बोलने वाले उस पर मनोमन उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। आज रंछोड़ लाइन का उर्दू बोलने वाला हमारे साथ लियारी के अंदर जाता है, लियारी का नौजवान उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। आज लियारी का नौजवान लियाकताबाद जाता है, आज उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। चकरा गोट से में आज कोरंगी के लोग जाते हैं तो वहां पर उनको गले लगाया जाता है। ये आज इस शहर की डायनेमिक्स हैं, आज इस शहर की ये सिचुएशन है। आज इस शहर में कोई नो गो एरिया नहीं है। अच्छा, मुझे आपकी इस गुफ्तगू में अच्छी ये बात लगी, आपने कहा कि हम लोगों को जोड़ने आए हैं, लड़ने नहीं आए, हमारा मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। लेकिन बात बार बार आती है, जब महाजिर वोट बैंक की बात आती है तो बार बार यही कहा जाता है कि आपका और एमक्यूएम पाकिस्तान का यानी फारूक सत्तार साहब का करीब आना बहुत जरूरी है, आप दोनों का मिलना बड़ा जरूरी है। अपेरेंटली लगता यही है कि आप दोनों का एजेंडा यही है और वो है एंटी अल्ताफ हुसैन वोट को केटर करना। लेकिन आप फारूक सत्तार साहब के हवाले से अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कुछ मुख्तलिफ राय रखते रहे। आप पहले वो राय सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। जब इनको ले जाया गया पकड़कर, एस्टेब्लिशमेंट ले गई इनको पकड़कर, और इनको रात भर इनको जब उन्होंने रखा अपने पास और उसको इनको अपनी कॉन्सिक्वेंसेस नजर आने लगी हैं, तो ये बुज़दिल लोग उसके सुबह इनके अंदर पाकिस्तानियत जागी है। फारूक भाई दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। मैं पहले दिन से कहता हूं कि उनका डीएनए है ही नहीं, ना अल्ताफ हुसैन का डीएनए। ये पार्टनर्स इन क्राइम रहे हैं सब लोग, जानते हुए भी, जानने के बावजूद भी, और आज भी ये पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अल्ताफ हुसैन साहब की तरह या फारूक सत्तार साहब की तरह मैं बेगैरत नहीं हूं कि अपने कारकुनों को इस्तेमाल करके आम लोगों को झूठ सही किसी को करके डिसोन कर दो। मैं फारूक भाई को जो इसलिए फारूक भाई कह रहा हूं और फारूक भाई को नहीं जवाब दे रहा कि फारूक भाई ये सब मजलूम और मासूम लोग हैं, तो मैं इसलिए जवाब ही नहीं देता। बेचारे मासूम लोग हैं, मैं तो रहा हूं ना उस कमरे में, मुझे पता है कि उस कमरे में जो है वो क्या बात कर रहे होंगे और क्या बात करके ये वापस आ रहे होंगे। इनको वापस उस कमरे में जाना भी है, जाहिर सी बात है। फारूक भाई को मैं दोनों हाथों से वेलकम करता हूं, फारूक भाई की टीम के एक एक आदमी को दोनों हाथों से वेलकम करता हूं, और बिल्कुल मिल जाना चाहिए और मिलेंगे, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। हमने एक प्लेटफॉर्म फारूक भाई के लिए बनाया हुआ है। आज जिस जगह पे वो खड़े हुए हैं वो उनकी जगह नहीं। मुस्तफा कमाल साहब, मेरा गुफ्तगू आपने सुनी। एक जगह आपने कहा उनका और अल्ताफ हुसैन का डीएनए एक है, एक जगह आप फरमा रहे हैं कि वो मासूम है, एक जगह आप उनको पार्टी के अंदर भी इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर एक शख्स का डीएनए वही है तो फिर उसको पार्टी में क्यों इनवाइट किया जा रहा है? मैंने पहले दिन से लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है अपने ऊपर और मेरे साथियों ने फारूक सत्तार साहब के हवाले से, ठीक है। नंबर 1, उन्होंने हमारे आने के बाद, मैं पहले दिन से कहता रहूं, वो सब चीजें पता थी। उन्होंने हमारे साथ बैठकर रात रात भर गुफ्तगू की है। उनको जो है वो पता था कि हम सब सच कह रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने हमसे ज्यादा बातें की हैं। लेकिन जब हम 3 तारीख को आए तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़े होकर उनके दिए हुए प्रेस रिलीजेस को पढ़ के फारूक सत्तार साहब ने 6 महीने तक हमारे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कोशिश की कि अवॉइड करें। जब हम पर बॉम्बसर आती थी तो हम झुक जाते थे, उस पर उसको ग्राउंड से बाहर नहीं फेंकते थे उस बॉल को। जब वो हमें जो है वो हमें बुरा भला कह रहे होते थे, इसलिए कि मैं इंगेज नहीं होना चाहता था। मैं समझता था कि जो है वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो है क्वेश्चन रखना चाहिए, और अल्लाह ताला तौबा कब कबूल कर ले, कब हिम्मत दे दे तौबा करने की। मैं अपनी आखिरी सांसों तक डिस्पाइट सारी बातों के बावजूद मैं दुआ करता रहूंगा और अपने दरवाजे खुले रखूंगा कि फारूक सत्तार साहब, फारूक भाई जो है वो और उनके जितने भी लोग हैं, वो जब भी वो अल्लाह ताला से रुजू करें, तौबा करें और हमारे दरवाजे खुले, हम उनको एम्बैरस नहीं करेंगे, उनको पुरानी बातें याद नहीं दिलाएंगे। इसलिए हमारे स्टांस में कोई चेंजेस नहीं आई हैं।
हम जो 3 मार्च को कह रहे थे अपनी आखिरी सांसों तक वही कहते चले आएंगे। फारूक सत्तार भाई जो है वो एमक्यूएम के साथ खड़े थे, लंदन वालों के साथ खड़े थे, हमें बुरा भला कह रहे थे, हम पर इल्जामात लगा रहे थे। फिर 22 अगस्त आ गई तो रात में वो पकड़े गए हैं, सुबह वो छूटते हैं, उसके बाद उन्होंने कायदे तहरीक से बानी तहरीक कर लिया, फिर अल्ताफ हुसैन साहब पे आ गए, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 6 कर दिया। कभी उनको जो है वो मेंटोर कहते हैं, कभी मोहसिन कहते हैं, कभी उनके कारनामे बताते हैं। वो बड़ी ही एक जो है वो एक अजीब किस्म की खिचड़ी है जिसमें से आप दाल और चावल को अलग अलग कर नहीं सकते। हमें तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है सारा सब। प्रॉब्लम ये आ रही है, आप फरमा रहे हैं कि शायद ये कोई कंस्पिरेसी है, लेकिन 2013 से पहले, मैं 2008 और उससे भी पहले काफी हद तक जो महाजिर वोट बैंक था वो कंबाइंड था, यूनिफाइड था। अगर उसको कोई हिट करता था तो जमात इस्लामी कुछ हद तक करती थी। 2013 के अंदर पीटीआई ने उस वोट बैंक को कुछ हद तक आके हिट किया, एन ने 250 की सीट भी जीती। लेकिन अब जाके सूरत हाल ये नजर आ रही है, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, इशरतुल इबाद साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मौजूद है, जमात इस्लामी, ये कुल 6 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं कि अब उस वोट बैंक में डिवीजन, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक फिर भी नजर आ रहा है कि एक डिवीजन होने जा रहा है जो कि पहले कभी महाजिर पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी डिवीजन आपने मुझे सुन लेना है जो वो इसको आज मैं इस थीसिस को इस केस को क्लोज करता हूं। मेरी जो सुन लीजिएगा मेरी बात। देखिए आपने बहुत अपनी बिल्कुल आपने कुछ चीजें खुद आपने कह दी हैं। मंसूर भाई ऐसा है कि आपने खुद ये कहा कि मुहाजिर जमात इस्लामी पहले करती थी, उसके बाद जो पीटीआई है। मैं आपको लेकर जाता हूं हिस्ट्री में। अभी मुस्तफा कमाल नहीं है, ठीक है। मुहाजिरों को ये पहले तो मेरी वो बात याद रखें कि कौन ये बातें कर रहा है। ये वो लोग ये बातें ज्यादा कर रहे हैं कि जिनको अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से रेड लाइन सही और गलत में फैसला नहीं करना, तो वो फायदे और नुकसान को देखकर जो फैसला करते हैं। तो जिनको हमारी बात तो किसी उसमें कोई अगर एंगल नजर नहीं आ रहा, नेगेटिव नजर नहीं आ रही कोई बात, उस तो एक ये इल्जाम अब नया आ गया कि इन्होंने आकर ये जिससे इनकी वजह से मुहाजिर वोट तकसीम हो गया। अच्छा भाई, हम अभी एक तरफ कर दो, जब हम नहीं थे 2013 में इलेक्शंस होते हैं मंसूर भाई, इसी कराची में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हम लोग तो एमक्यूएम के साथ थे, एमक्यूएम कंबाइंड थी, 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब स्पीचेस कर रहे थे, गवर्नर था, एमएनए एमपी सेनेटर। 10 लाख वोट मुहाजिर 10 लाख वोट डालता है पीटीआई को, 10 लाख वोट डालते हैं। और उनका यह भी इल्जाम रहा है पीटीआई वालों का कि जो कि काफी हद तक जो है वो उसको अगर देखी जाए तो कई शायद सदाकत निकल सकती है कि बहुत सारे वोट उनके जो है वो खराब हुए, जमात इस्लामी ने बॉयकॉट कर दिया। 10 लाख वोट निकले हैं, कहां से निकले? लियाकताबाद से निकले, नौताबाद से निकले, गुलशन इकबाल से निकले, और वो सीटें भी वो जीते। तो ये नैरेटिव तो जो है आपका यहां पर जो है वो नल एंड वॉइड हो गया कि मुहाजिरों का ऑब्सेशन है अल्ताफ हुसैन जैसी नाम किसी चीज के नाम के साथ या एमक्यूएम के नाम के साथ। अगर ऐसा होता तो ये 10 लाख वोट नहीं पड़ते, नंबर 1। नंबर 2 ये लेकिन मुस्तफा भाई एक डिफरेंस है, भूल जाऊंगा प्लीज, मुझे कंप्लीट कर, आप ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात ये कि ये नैरेटिव जो लोग ये देते हैं कि जिनका कि वो ये कहते हैं कि ये मुहाजिरों का ये मैं बता रहा हूं, ये इशरतुल इबाद साहब ये नैरेटिव देते हैं, ये फारूक सत्तार साहब ये नैरेटिव देते हैं, इसलिए कि उनको अल्ताफ हुसैन साहब की सर्वाइवल में ही अपनी सर्वाइवल नजर आती है। मैं इसके पे बाद में बात करूंगा, मैं सिर्फ याद रखिएगा ये वाली बात मैं जो कह रहा हूं। वो ये नैरेटिव देते हैं कि मुहाजिरों का अल्ताफ हुसैन के साथ ऑब्सेशन है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन साहब टैंक पे बैठकर आ जाए इंडिया के, मुहाजिर जो है उनसे अलग नहीं होंगे। एमक्यूएम, अच्छा भाई 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन ने अपनी हालत ऐसी कर दी कि उसके साथ जुड़ नहीं सकते, तो अब एमक्यूएम के नाम की कोई चीज होगी तो फारूक सत्तार को दे दो, ताकि वो सारा क्लाउड जो वही रहे अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए। अब मेरा ये कहना है, हमने इस नैरेटिव को हैदराबाद के पक्का किले में दफन कर दिया सकता। मुस्तफा कमाल साहब के साथ नाज़रीन सवालात का सिलसिला जारी है, चंद और मजीद सख्त सवालात उनके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 22 सालों से एमक्यूएम की जैसी जमात को अल्ताफ हुसैन को फंडिंग करते हुए 4 दफा खुद लिखकर आए, लिखवा कर आए कि मुख्तलिफ शहरों में रॉ के चीफ से मुलाकात की है, ट्रेनिंग हासिल की है, पैसे लिए हैं, तकरीब कारी की है। वेलकम बैक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इल्जामात थे, आपने चूंकि इल्जामात की बात की, आपने अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से पूरी एक लिस्ट की आपने बात की, जो रॉ के हवाले से जो इकबालिया बयानात थे, जो कन्फेशंस थे, जिसके बारे में आप बार बार बात करते थे, लंदन की जो कोर्ट है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उनको बरी कर चुकी है।
अब उसकी कोई हैसियत रहती है उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की अभी भी? क्योंकि आप बार बार उसके ऊपर रिलाय करते रहे हैं, अब रहती है क्या उसकी? देखिए, मैं बिल्कुल आता हूं, मैं 1 मिनट और लगाऊंगा, लेकिन अपने पिछले वाले सब्जेक्ट पे मंसूर भाई 1 मिनट और लगाऊंगा और मैं फिर इस जवाब पे आता हूं। तो मैं ये कंक्लूड करना ये चाह रहा हूं कि नहीं, ये नैरेटिव गलत नैरेटिव है कि मुहाजिर जो है इस ऑब्सेशन है। मुहाजिर बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। मुहाजिर हमारे साथ खड़ा है और जो मुहाजिर नहीं है वो भी हमारे साथ खड़ा है। उसने इसलिए कि वो हमारी क्रेडिबिलिटी, मुहाजिरों को तो हवा का नया झोंका मिला है कि भाई वो रात में अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करते थे, फारूक सत्तार साहब जी भाई कर रहे होते थे, सुबह मुहाजिर जो उनके साथ नहीं भी होता था सर झुकाकर शर्मिंदा घूम रहा होता था। फिर हमने आकर ये आवाज दी, आज हमने जलसे कर लिए हैदराबाद में, कराची में सारे, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुहाजिर जो है एक जगह खड़ा होगा और जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। अब इस पे आ जाते हैं जो आपने सवाल किया मंसूर भाई। मुझे एक रत्ती, मेरी आप सारी स्टेटमेंट्स निकाल कर देख लें, मैंने पहले दिन से ये वाली बात की है कि बरतानिया में कभी भी फैसला नहीं होगा। क्यों कि अल्ताफ हुसैन साहब ने रेड हैंडेड जो है वो रॉ को पकड़वा दिया है स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों। उनकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट जो पेपर्स लीक हुई हैं उसको मैंने, स्कॉटलैंड यार्ड ने टीवी पे ऑन किया है स्कॉटलैंड यार्ड ने, हमें ऐसे सामने बैठकर सारी चीजें बताई गई हैं। क्यों कि द मोमेंट इंडिया ने अपने वजीर आजम हाउस से, ऑफिस से और अपने फॉरेन ऑफिस से अप्रोच की है इंग्लैंड को, लंदन की हुकूमत को कि इस केस को प्रोसिक्यूट नहीं करना है, कोर्ट में पेश नहीं करना। अगर आप इसको पेश कर देंगे तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लोग इस केस का फैसला भूल जाएंगे, अल्ताफ हुसैन को भूल जाएंगे। रॉ 22 सालों से एमक्यूएम की जैसी जमात को, अल्ताफ हुसैन को फंडिंग करते हुए 4 दफा खुद लिखवा कर आए कि मुख्तलिफ शहरों में रॉ के चीफ से मुलाकात की है, ट्रेनिंग हासिल की है, पैसे लिए हैं, तकरीब कारी की है, ये सारे प्रूफ कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स देकर आए। पहली दफा दुनिया में रॉ पकड़ी जाएगी। उन्होंने इस केस को फारिग कर दिया है लोगों ने। लेकिन मुस्तफा भाई एक बात और, अगर इसी हवाले से चले, आपने कहा कि रॉ के हवाले से कार्रवाई नहीं होगी, चले मान लिया आपकी बात, लेकिन यहां से चौधरी निसार अली खान की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इंटरपोल से राब्ता होता है रेड वार्डन्स के लिए, वहां से भी यही जवाब आता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। भाई आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इंटरपोल क्यों आपको कोऑपरेट करेगी? वो इंटरपोल है भाई, उसको दुनिया के मफादात अजीज करने हैं। वो कोई फरिश्ते हैं कि आपको मदद उठाकर दे देंगे? और आपने भी कौन सा हासिल करने के लिए उनको ले लिया? आपके अपने पास यहां पर 1000 चीजें हैं। आपके पास अभी सरफराज मर्चेंट बैठ के पेपर, वो तो केस में शामिल थे ना भाई, सरफराज मर्चेंट तो इस केस में शामिल थे ना, इसी 5 लोगों में। नहीं तो उन्होंने तो गवाही भी दी थी यहाँ आके, उन्होंने तो पाकिस्तान में भी आके गवाही वगैरह दी थी। यही मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने दी थी तो वो स्टेटमेंट्स कहां गई? वो जो जीआईटी बनाई गई थी उससे वो ली नहीं गई, इसलिए कि हुकूमत करना। तो फिर इसका मतलब आप ये पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री की नहीं करना चाहती कोई, सम हाउ दी अदर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस केस के हवाले से इतनी प्रोएक्टिव नहीं रही है। उन्होंने एक बहुत अच्छा चांस जो है वो, जो कि इंडिया रेड हैंडेड पकड़ा गया था, इंडिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? अब इस सारी बात में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप भी ये फरमा रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं करना चाहती या हुकूमत पाकिस्तान नहीं करना चाहती। अल्ताफ हुसैन साहब का 2-3 दिन पहले एक ऑडियो पैगाम सामने आया जो कि शेयर भी हुआ काफी सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें वो भी चौधरी निसार अली खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है। तो दोनों ही जो साइड्स हैं वो चौधरी निसार अली खान के ऊपर अपना सारा नजला उतार रहे हैं। नजला नहीं उतार रहा हूं, अल्ताफ हुसैन साहब जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल नजला नहीं उतार रहा। अल्ताफ हुसैन साहब के इतने सारे रुख हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को, ये जो गिरफ्तार हैं, ये लापता हैं, उनको तो ये लापता गिरफ्तार लोग चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की रियासत को गाली बक सकें और अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकें। मसला अभी कोई अगर मुझसे आके, मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़े, आकर इसी बात पर जो है वो बहस करके फिर क्लोज करके उठे, या तो मैं अपनी सियासत खत्म करता हूं कि भाई अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है नहीं है, मैं कहता हूं सारे नहीं। लेकिन वो मुस्तफा भाई प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपने इंटरव्यूज में, आज से 1 साल पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त भी जो इंटरव्यूज हुए, उसके बाद भी अब तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें आप वो दुबई की एक मीटिंग के बारे में बात करते रहे। रहमान मलिक भी जिसमें थे, अनीस कायम खानी भी उसके अंदर थे, फारूक सत्तार साहब भी उसके अंदर थे। आपने उसका जिक्र तो कई बार किया है, लेकिन उस हवाले, अब मैं थोड़ा सा वो रेफरेंस सुना दूं कि आपने उन मीटिंग्स के हवाले से अपने इंटरव्यूज में कहा क्या है। सुबह कमाल साहब, ये आपकी गुफ्तगू थी, इसी हवाले से
फारूक सत्तार साहब से जब यही क्वेश्चन किया जाता है, फारूक सत्तार साहब इसका क्या जवाब देते हैं, ये भी सुनिएगा जरा। क्या आपकी साहब गुफ्तगू आपने सुनी, फारूक सत्तार साहब का जवाब भी आपने सुना। आप अपनी इंटरव्यू के अंदर भी कह रहे हैं कि मैं 5 नाम नहीं ले रहा। फारूक सत्तार साहब भी कहते हैं अगर तो कोई ऐसी मीटिंग हुई है तो मुझे नहीं पता, मेरा तो रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं मौजूद नहीं हूं। मेरा मकसद ये था ये गुफ्तगू सुनाने का कि आपके पास नॉलेज अगर है आप इसको शेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो एम्बिग्विटी है, ये जो परेशानी है, कंफ्यूजन है, ये खत्म हो जाएगी अगर आप तमाम नाम ले दें, पूरी मीटिंग का अहवाल सामने रख दें, चैनल्स को बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्रामों में 4 हेडलाइनें बन जाएंगी, उसकी सुर्खियां बन जाएंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। जितने नाम ले लिए उस पर आपने क्या कर दिया है, पाकिस्तान की हुकूमतों ने क्या कर दिया। और फारूक भाई ने अपनी आखिर में ये वाली बात तो कर दी ना कि जितनी नॉलेज मुस्तफा कमाल की उतनी नॉलेज मेरी है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई जितना मैं जानता हूं, फारूक भाई थोड़ा सा जो है वो अपने आप की वो मॉडेस्टी उन्होंने अपना ली है, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, सारी चीजों को मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो चले ये तो कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि जितनी नॉलेज उनकी है उतनी नॉलेज उनकी है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपको सब कुछ पता है। मंसूर भाई जितने नाम जो चीजें मैंने ले ली हैं सारे आपके प्रोग्राम में, और 5 नाम भाई गवर्नर का जब हो गया तो मैंने गवर्नर का भी नाम लिया ना, गवर्नर था उसमें, गवर्नर शथुलेबाद था उसमें। तो भाई गवर्नर तो है ना, जो है वो इंटरव्यूज करते हैं ना, पूछे ना जरा उससे कि भाई गवर्नर से पूछें कि भाई था नहीं था, गवर्नर को नहीं पता कि जो है वो अच्छा ये बोले कि नहीं है। मुस्तफा कमाल जो बिठा दे मेरे सामने, चलें फारूक भाई को मेरे सामने बिठा दें और शथुलेबाद को मेरे सामने बिठा दें और कहें कि जी प्रोग्राम कर लेते हैं इसके ऊपर, कि वो कहें कि मुझे नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है और मैं कहूं कि जी आपको पता है रॉक एजेंट है। और मैं आप मुस्तफा कमाल साहब, क्या आप फारूक सत्तार को मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, उनको बिठा लें किसी प्रोग्राम में आपके सामने की आप बात करके हेडलाइन चलाएंगे। फारूक भाई को मैं जो है नहीं मैं नहीं चलाता, मैं ऑनर कह देता हूं, मैं नहीं चलाऊंगा हेडलाइन, सिर्फ मामला किसी तरह हल हो जाए, मैं तो ये चाहता हूं। मैं बिल्कुल किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। मैं चूंकि फारूक भाई को के लिए मैंने दरवाजे खोल रखे हैं, तो अभी मुझे आप फारूक भाई के लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी ना करवा लें कि जो है वो फारूक भाई को मैं बार बार बोलता हूं कि भाई तौबा करें, रुजू करें अल्लाह ताला से और आ जाए, इन चक्करों में ना पड़े कुछ भी लेकिन मुस्तफा भाई बात यह है कि फारूक सत्तार साहब के हवाले से आप एक जगह इतना नरम रवैया रखते हैं, इतना कुछ कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आप चाहते हैं कि वो लौट आए, वापस आ जाएं, आपके पास आ जाएं, लेकिन एक जगह फिर बार बार आप उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि नहीं जनाब जो कुछ भी हो रहा है ये तो फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं, लंदन के साथ है ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि कल नहीं हो सकते मेरे भाई, आज हैं, जब भी तो हमारे साथ नहीं है, आज है। हाँ मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन भाई अल्लाह ताला किसी को कभी भी तौफीक दे सकता है ना कि वो तौबा करे, हालात देख ले। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी पड़ रही है। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल साहब के साथ कई और सवालात हम उनके सामने रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वो बहुत सारी और चीजें निकल आएंगी, ये तो निकल ही आएगा राब्ते वाला भी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाक से जमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इल्जाम है लंदन वाला, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो मैं लंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा, लेकिन फारूक सत्तार साहब आपके इस इल्जाम का क्या जवाब देते हैं जरा सुनिएगा। कमाल साहब गुफ्तगू आपने सुनी फारूक सत्तार साहब की, उन्होंने कहा व्हाट्सएप चेक कर लें, ईमेल चेक कर लें, मेरा फोन चेक कर लें, आईफोन, सैमसंग, लॉक खुलने का पिन कोड है वो देने को तैयार हूं, सब कुछ चेक कर लें, पूरी पार्टी का चेक कर लें, कोई कॉन्टैक्ट सामने ला के रख दें, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। वो बहुत सारी और चीजें निकल आएंगी, ये तो निकल ही आएगा राब्ते वाला भी। ये बहुत और सारी चीजें फारूक भाई करें ना, मेरा मशवरा है कि किसी को देना ये पिन कोड वगैरह, बहुत सारी चीजें निकल आएंगी उसमें से। एनीवेज सुने, गुड आंसर। अब सुने, आपने जब इन्होंने ये वाली बात की उसके 2 या 3 दिनों के बाद इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है मंसूर भाई, इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये वाली बात तस्लीम कर ली। उनको खातून ले रही थी इंटरव्यू, कोई खातून ले रही थी, आई डोंट रिकॉल राइट नाउ द नेम, और जो बिल्कुल हमारे पास फुटेजेस, उसमें फारूक भाई ने बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है कि 4 दिन उस दिन जिस दिन वो आए हैं तो नदीम नुसरत की कॉल आई है, वो अगवारी में आए हैं, उन्होंने कहा आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसको इन तमाम, ये जो फारूक भाई ने अभी इसमें बात की कि हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इन तमाम बातों की बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। वो बात उन्होंने बता दी कि फला टाइम तक कितने दिनों तक जो है उनका राब्ता रहा है। फिर अच्छा अब ये जो पॉइंट है, ये तो मैंने कहा था ना 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो आ गया फारूक सत्तार साहब का, इसमें एक जो दूसरा पॉइंट है वो आता है अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से। अभी चंद दिन पहले जो उनका एक वीडियो पैगाम आया है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी आई एम श्योर देखा होगा,
उसके अंदर वो खड़े होते हैं अपनी सीट से, एक तो वो चल के दिखाते हैं कि भाई लोगों को शक है मैं चल नहीं सकता, वो चल के दिखाते हैं, डांस वगैरह भी उन्होंने किया। उसके बाद नदीम नुसरत साहब का हाथ पकड़ के उन्होंने इशारा किया, ये है एमक्यूएम का कन्वीनर और कोई कन्वीनर नहीं है, ये है एमक्यूएम का कन्वीनर। तो बात तो वहां से भी क्लियर हो जाती है, पूरी तरह पैगाम दे दिया कि जनाब फारूक सत्तार साहब या एमक्यूएम पाकिस्तान कोई लिंक नहीं हमारे साथ, असल एमक्यूएम वही है जो इस वक्त लंदन में बैठी हुई है। इन दोनों का कुछ नहीं, आप लोग आप जानते नहीं हो। अब मंसूर भाई आप जो है वो आप प्रोफेशनल आदमी है, हम इन्हें जानते हैं। ये मिनट में जो है वो किसी को दुश्मन बना लें और उसके अगले मिनट में उसको बेटा बना लें। ये आप वो कितनी दफा ये आज जिस फारूक सत्तार को ये गाली बक रहे हैं भाई, ये तो जब फारूक सत्तार वहां पर कन्वीनर था, डिप्टी कन्वीनर थे, उसी मजमे में कैमरे के सामने फारूक सत्तार साहब की जो है वो ये मुगलेजात बकते थे, मां बहन की गालियां बकते थे, ये लाइव कैमरे पे। तो वो तो ये तो कोई इनके लिए तो इज्जत, इनके अल्ताफ हुसैन साहब के लिए तो कोई मुझे अफसोस होता है फारूक भाई के लिए कि इतने की तरफ से अफसोस होता है कि कोई इंसान की कोई अपनी कोई जरा सी तो कोई वो होती है। मैं क्या बोलूं, मुझे अल्फाज नहीं मिलते कि मैं उसको करूं और फिर बुरी बात हो जाएगी। नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इंसान जो उतना अपने आप को इतनी लाद ले अपने ऊपर तमाम चीजों को। तो वो तो तमाम दुनिया को पता है। आप अपने कैमरामैन को पूछें, ऑफिस के लोगों को पूछें कि भाई कैमरों के सामने वो गालियां बकी नहीं बकी। अभी तो खैर फारूक सत्तार को वो बकना, गालियां बकना कोई मसला ही नहीं है। दूसरी रही बात कि मैं आपको दो तीन आपको मैं एग्जांपल्स दे देता हूं भाई। ये जो मेयर है इनका, तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान का कहलाता है, राइट? ऐसा ही है। अब जब ये 4 दिन हुए थे इसको आए हुए, और ये जब ये इलाकों में जा रहा था और लोग उसके खिलाफ जो है वो इसके 2-4 नारे वारे लग गए, तो लंदन से बयान आ गया, सर्कुलर आ गया, बयान आ गया बाकायदा कि भाई मेयर को जो है वो एमक्यूएम के कारकुनान ना तंग करें, ना उसको कुछ करें। तो मेयर सेटिंग में है वो फारूक सत्तार का, सेटिंग उसकी वहां की। फिर इनका एक एमएनए है जिसका इन्होंने फारूक सत्तार साहब ने सर्कुलर निकाल दिया। अच्छा, अब एक मिनट, इसी का एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह वसीम अख्तर साहब के हवाले से आपने कहा कि उनके लिए एक सर्कुलर आ गया, एक प्रेस रिलीज आ गई, फैसल साहब जवारी साहब के हवाले से बड़ी प्रेस रिलीज आई थी। वो तो मेंशन भी ना करें यार, वो फैसल सब्जवारी वाला तो सर्कुलर मेंशन भी ना करें, अल्लाह माफ करे, दुश्मन के साथ भी ना हुई। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि फैसल सब्जवारी साहब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मंसूर भाई आप इसको आप नहीं जानते, ये कोई चीज नहीं है। हमने जो है वो इस तरह फारूक भाई को 4 दफा पहले भी माफिया मांगते हुए इस पार्टी में 30 सालों में हमने देखी हैं सारी चीजें। अजीम अहमद तारिक के पास जो लोग गए थे, ये खालिद मकबूल और ये सारे लोग, ये फारूक सत्तार, इसी तरह से माफिया मांग के दोबारा अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जो है वो जुड़े। भाई आज ये गवर्नर बैठकर मेंटोर नहीं कह रहा क्या उनको, ये मोहसिन नहीं कह रहा क्या उनको? जो शख्स जो है वो पाकिस्तान को गालियां बक रहा है, पाकिस्तान के इदारों को नाम लेकर गालियां बक रहा है रिसेंटली, उसको जो है वो इशरतुल इबाद साहब बैठकर कह रहे हैं कि उसका मैंडेट है, वो मेंटोर है, वो मोहसिन है, फारूक सत्तार बानी कह रहे हैं, उनकी खिदमात गिना रहे हैं। What the joke this going on ना? अभी ये तो जो है वो बड़ी अजीब सी बात है। फिर मैं बड़ा कंट्रोल करता हूं कि भाई आप लोग इन तमाम चीजों से कंफ्यूज। मेरे लिए एक वन लाइनर है कि भाई इनके लिए इज्जत बेइज्जती कोई चीज नहीं है। आज एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, प्रेस रिलीज आ रही हैं, जा रही हैं। मैं आपको बता रहा था फारूक सत्तार साहब ने एक जो है वो प्रेस रिलीज इशू की एक अपने कैमरे के लिए कि भाई ये जो है राब्ते में हटा दिया, क्या उसको पार्टी से निकाल दिया था इन्होंने, अपनी पार्टी से दोबारा वो पार्टी में है, उसका भाई वापस लेने का कोई सर्कुलर निकाला इन्होंने। मंसूर भाई, कौम समझ चुकी है, लोग जान चुके हैं। हमारे पास लाखों लोग हमारे मजमे में नहीं आते। हमें जो लोग, हम तो फेसबुक और ट्विटर के लोग नहीं है ना मेरे भाई के जी खलाओं में रह रहे हो, फेसबुक और ट्विटर की पॉपुलैरिटी पे जो जी रहे हो, नहीं, हम ग्राउंड पे खड़े होने वाले लोग हैं। टाइम खत्म हो गया इनका, अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी खींच ली है, अब इनकी रुसवाई लिखी है, इसलिए इनको तौबा करने की तौफीक नहीं दे रहा अल्लाह ताला। जिस दिन अल्लाह ताला इनसे जो अपनी नाराजगी खत्म करेगा, इनको तौबा की तौफीक होगी और ये सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मुस्तफा कमाल साहब, यहां पे एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी पड़ी। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल साहब से कई और सवालात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ओ खुदा के बंदो, जब मुआजिर जब मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी नहीं आया था, तो ये यूनाइटेड मुहाजिरों का कायद अपनी गली में कैमरे लगाकर अपनी कौम की बच्चों को बिठाकर, औरतों को बिठाकर ये समझा रहा था कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ये शुरू में भी हमने बात की थी महाजर वोट बैंक के डिस्ट्रीब्यूट होने की। एक तासुर ये भी पाया जाता है कि नई मर्दमशुमारी होने वाली है इसी महीने मार्च के अंदर, और उसके बाद महाजर वोट बैंक ने एक बहुत बड़ी तादाद में इंक्रीज करना था। और एमक्यूएम का ये अभी भी कहना है कि हम इस मर्तबा जब इलेक्शंस होंगे तो सिंध का वजीर आला हम चुनने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस डिवीजन की वजह से, जो पहले भी बात हुई थी, इस डिवीजन की वजह से वो चांस महाजर वोट बैंक मिस कर देगा। आपके ख्याल में इस तरह ही होगा? यही इतने ही सीरियस बात है? मेरी बात अगली, हम आए हैं 3 मार्च को, राइट, एक साल पहले। मैं आपको 2 मार्च को ले जाता, 2 मार्च पे ले जाता हूं, ठीक है? 2 मार्च पे आ जाइए। 2 मार्च पे जब मुहाजिर वोट एक था, 9-0 खुला हुआ था, कायदे तहरीक जो है वो इंटैक्ट थे, तकरीरें कर रहे थे, फारूक सत्तार साहब उनके साथ खड़े थे, गवर्नर उनके साथ खड़े थे, एमएनए एमपीएस ये वो सारा, मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी कहीं भी नहीं थे। 2 मार्च की बात कर रहा हूं, 3 मार्च अभी आई नहीं है भाई। हम ठीक है, ठीक है। 2 मार्च को क्या कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में दूध की नहरें बह रही थी। कराची में बिल्कुल जुबान से चाट रखा था इन्होंने, कचरा बिल्कुल जो है वो सारा पानी, ये जो है वो सेवरेज का खुद पी गए थे ये। हाँ, शहर घरों में जो है वो साफ पानी आ रहा था, अस्पतालों में दवाइयों के और डॉक्टरों के अंबार लगे हुए थे, पीले काले लाल स्कूल में जो है से वहां से बिल्कुल ऑक्सफोर्ड की तरह जो है वो पढ़ाई हो रही थी। नौजवान कोई बेरोजगार नहीं था शहर में, गार्डन सारे आबाद थे। ओ खुदा के बंदो, जब मुहाजिर ये जब मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी नहीं आया था तो ये यूनाइटेड मुहाजिरों का कायद अपनी गली में कैमरे लगाकर अपनी कौम की बच्चों को बिठाकर, औरतों को बिठाकर ये समझा रहा था कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। पूरा शहर तुमने हवाले कर दिया था। तो ये रखना था मुहाजिरों को, एक रख के ये करना था कि एक मैंडेट लेकर लंदन में खाले जमा कराओ के पैसे जमा करो, तुम जो फित्र ज़कात के पैसे जमा करो 3 सालों से, तुम रॉ से पैसे लो और कौम के मैंडेट को एक जगह लेकर बेचते रहो, रुसवा करते रहो। लानत है ऐसी इकाई के ऊपर जहां पर कौम जो है वो रुसवा हो जाए। हमने तो आकर लोगों को अल्टरनेट दे दिया, एक फ्रेश एयर दे दिया। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सा लोगों के पास, ये जो इल्जाम है ना, ये वाला भी, ये मेरे लिए बड़ी क्रेडिबिलिटी है ये वाली, आपको अंदाजा नहीं है किस तरह कि हमें ये कहते हैं कि हमने आकर तकसीम कर दिया। दैट मीन्स कि हमारे पास लोग आ गए हैं, हमारे पास लोग आ गए हैं। अच्छा भाई, हम रहते भाई आफाक अहमद के लिए तो नहीं कह रहे ना कि उन्होंने तकसीम कर दिया। दैट मीन्स कि उसके पास क्लाउड नहीं गया, हमारे पास चूंकि क्लाउड आ गया है सारा, तो आप कह रहे हैं कि जी हमने तकसीम कर दिया। अच्छा भाई, हमने तो हाँ, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि एक साल में आपको ये खतरा हो गया कि तकसीम हो जाएगा। वो तकसीम नहीं हो जाएगा, आप फारिग हो गए हो, ये तो तकसीम। अच्छा मुस्तफा भाई, चले मैं इसको एक दूसरे नजरिए से लेता हूं। आपने ऑफर तो रखी है फारूक सत्तार साहब के लिए कि वो आ जाएं, इसकी कोई वैलिडिटी है, कोई एक्सपायरी डेट है कि जनाब इस डेट तक है ये वैलिडिटी, उसके बाद खत्म, उसके बाद आप हमारा सीधा कॉम्पिटिशन है? वैलिडिटी इसलिए नहीं है कि मुझसे भी गलती होकर जब मैं गलती करता हूं तो मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं, नमाज पढ़ता हूं। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि बस मेरी नमाज अभी खत्म ना हो, मेरे हाथ अभी नीचे जाए नहीं, और अल्लाह मियां बस मुझे माफ करे, मेरा हिसाब जीरो कर दे। तो जब मैं कबीरा सगीरा गुनाहों के बाद में अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हर गुनाह पे माफ करे, तो मैं आज मेरी पार्टी बड़ी हो गई है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आज मैं गुरूर और घमंड में आकर बोलूं अच्छा जी बस ओके ये डेट है, इस डेट के बाद भी अब किसी को इस्लाह की गुंजाइश नहीं है, दरवाजे बंद। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये दरवाजे बंद नहीं करूंगा। अब ये इनके ऊपर है कि ये कब अपनी इस्लाह पकड़ते हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। महाजिर वोट बैंक के हवाले से उनका यह कहना था कि इल्जामात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म का कोई डिवीजन आएगा। काफी हद तक पुरुमीद दिखाई देते हैं। 1 साल मुकम्मल हुआ आज वतन वापसी के बाद, आज उन्होंने ये खुसूसी इंटरव्यू हमें दिया है। अब इस अगले 1 साल में क्या होता है, 2018 तक क्या होता है, चूंकि 2018 इंतखाबात का साल होगा और पहली बार कराची के अंदर एक डिवीजन कम से कम वोटर के हवाले से तो नजर आएगी कि इस बार चॉइसेस होंगी महाजर वोट बैंक के पास कि वो किसको इलेक्ट करता है। लेकिन उम्मीद यही है, दुआ यही है कि कम से कम किसी तरह कराची के हालात बेहतर हो, महाजर वोट बैंक जो है उसके हालात भी किसी तरह बेहतर हो, चाहे वो जिस मर्जी को मुंतखब करें अपना लीडर। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।